देखिए, अगर मान लो हमें जरूरत पड़ी हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, क्या मतलब हुआ हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड का? जैसे मान लीजिए इसमें दो जनरल सवाल बनते हैं और वो भी सीधा कंसेप्ट बेस पे, लेकिन उसको समझना तो पड़ेगा हमें। देखो, अगर इसमें पहला ये सिचुएशन बनता है कि कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर चाहता है कि हम अपना पूरा का पूरा इमेज देखें, नहीं, ऑब्जर्वर चाहता है कि हम अपना फुल इमेज देखें। क्लियर? तो फुल इमेज देखने के लिए, हाँ, ये मैटर नहीं कि वो मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। इफ ऑब्जर्वर wants to see full image itself, खुद का फुल इमेज वो देखना चाहता है। ठीक है? हाँ, नो मैटर वेयर ही स्टैंड फ्रॉम मिरर। मतलब ये कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि मिरर के सामने कितनी दूरी पे होगी। इसे मेंटेन करने के लिए वो मिरर के क्लोज भी हो सकता है, मिरर के काफी दूर भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको इसी डिस्टेंस पे रहना होगा तभी वो अपने पूरे इमेज को देखेगा। जैसे आपके सामने एक मिरर है, ठीक है, उस मिरर का मिनिमम साइज क्या होगा ताकि आप खुद को भी एडजस्ट चाहो तो कर सकते हो नजदीक और दूर होके, कि ताकि आप कंप्लीट अपना इमेज देख सकें। क्लियर है? वेरी गुड। तो इसमें ये बातों को विशेष ख्याल नहीं रखा गया कि ऑब्जेक्ट कहां होगा। सिचुएशन समझ में आई? और इसका आंसर होता है h/2। नहीं, मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज नहीं, या लेंथ भी कह सकते हो, हाइट ऑफ मिरर मिनिमम। ये क्या है? मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर कितना आर हो गया रे, हाँ, मिनिमम जो रिक्वायर्ड चाहिए बाय 2, सॉरी, ओहो, हाइट ऑफ मिरर मिनिमम इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाय 2, ये होता है, ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है? ऑब्जेक्ट के हाइट का अगर हाफ आप मिरर को रखोगे एक सुटेबल डिस्टेंस पे ताकि आप खुद को देख सकें, आप अपने आप को पूरा देखना चाहते हो। ऐसा क्यों? क्या जरूरत पड़ी इस कंसेप्ट की ना? जरूरत का तो पता नहीं, लेकिन हमें क्या लगता है कि पुराने टाइम में ने अभी भी हमारे हिंदू समाज में एक प्रथा है जिसका नाम है दहेज। ठीक है? उसमें क्या होता है कि शादी के टाइम में सबको पता है कि लड़कियों को ना अपने ससुराल जाने वक्त डेली यूजेज की सारी सामान दी जाती है, गिफ्ट की जाती है, जिसे दहेज भी कहा जाता है। उसमें ड्रेसिंग टेबल हुआ, पलंग होगा, टेबल चेयर, गोदरेज ट्रंक, जो भी डेली यूजेज के सामान होते हैं सब किया। ड्रेसिंग टेबल मतलब होता है उसमें वो मिरर वाला, पता है ना? हाँ, तो उसमें मिरर लगा रहता है बड़ा सा। उतना बड़ा मिरर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे भी काम चल सकता था, थोड़ा खर्चा हो सकता है, मैं भी बचे। उसको ऑब्जर्वर को बोला जाता कि भाई तुम खुद को एडजस्ट करो, या ऐसा h/2 हाइट का, लेकिन काफ़ी बड़ा मिरर लगा रहता है ड्रेसिंग टेबल में, एकदम बड़ा लंबा चौड़ा सा। क्लियर है? मैं भी, चलो, ऐसा कैसे हुआ ना? देखो, एक कंसेप्ट है, आपको ये समझना है फील्ड ऑफ व्यू का। इसका क्या मतलब होता है समझिए। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब होता है? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारी आंखें हैं, है ना, ये हमारी आंखें हैं, सिंगल आई का फील्ड ऑफ व्यू कितना होता है पता है आपको? है बाबू? वेरी गुड, वेरी गुड, याद है।
ये जो एंगल होता है, जहां तक वो मैक्सिमम रेंज आई का, जहां के बाद रखे ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाएगा। इस रीजन में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे तो वो देख लेगा। और ये होता है सिंगल आई का 150 डिग्री और डबल आई का 180 डिग्री। ठीक है, ये सिंगल आई के लिए होता है। उसी तरह से हर मिरर का, जैसे इस साइज का अगर मिरर रखोगे ना, तो एक इसका ये फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड होगा मैक्सिमम, या हो सकता है और भी ज्यादा हो। नहीं, हर मिरर का, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, सबका अपना अपना एक फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो जब तक फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट जब तक फील्ड ऑफ व्यू में होगा, तब तक उसका इमेज प्लेन मिरर या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए एलिजिबल होगा। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो तो उसको उसकी फील्ड ऑफ व्यू में लाना पड़ेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू तक वो करेगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हमको क्या करना है, मिनिमम हाइट चाहिए मिरर का, मिनिमम जितना छोटा से छोटा हो सके। ठीक है, वो चाहिए हमें ऑब्जर्वर का। तो एक काम करते हैं हम लोग कि ऑब्जर्वर का साइज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये है ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट का साइज कैपिटल एच। आप ये बताइए, अगर आपको इमेज देखना हो खुद का, तो मिरर जरूरी थोड़े है कि खुद से बड़ा ही हो, खुद से छोटा में तो दिखेगा, ये पक्का है। हम लोग मान लेते हैं वो मिनिमम साइज जो इमेज का है, या मान लीजिए ये बड़का सा मिरर है। अब इस बड़के से मिरर में हमें ये पूरा का पूरा मिरर तो यूज नहीं करना है। इसमें से एक छोटा सा पोर्शन होगा जिसमें आपको इमेज दिख जाएगा। अभी उसी का मतलब ये है कि हम लोग ये सोच के इस मिरर पे कट करेंगे ताकि इसका फुल इमेज बन जाए। अब इस डिस्टेंस से आपको कोई खास मतलब नहीं होगा, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। आपको जितना मन करे उतना डिस्टेंस पे पहले आप खुद को एडजस्ट हो जाइए, उसके बाद हो गए। अब एक बात तो फिक्स है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसे कौन देख रहा है? बनेगा तो वर्चुअल इमेज ही, प्लेन मिरर है तो वर्चुअल इमेज ही बनेगा ना, बोलो। ठीक है, देखना है किसको? देखना है किसको? ऑब्जर्वर को। तो ऑब्जर्वर का इमेज ऑब्जर्वर को ही दिखना चाहिए, ऑब्जर्वर का इमेज ऑब्जर्वर को ही दिखना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? एक काम करते हैं, इसका रे ड्राइंग कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। नहीं आई बात समझ में? वेरी गुड। तो रे ड्राइंग, इस पॉइंट का इमेज बना लेते हैं। जब लाइट यहां से, समझ रहे हो बात को? ठीक है, जब लाइट यहां से इस पे फॉल करी मिरर पे, जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। और एक लाइट रे, ध्यान देना कि हम लोग इसे इस तरह से रिफ्लेक्ट करें कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इसकी आंखों पे आए। इसका मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहाँ पे लाइट रे को फॉल करा देते हैं और मान लो ये रिफ्लेक्ट होके आई इक्वल टू आर से आना चाहिए, इसके आई पे ध्यान रखिएगा। वैसे बनेगा ये वर्चुअल इमेज, लेकिन देखो अगर लाइट को फॉल करवा देंगे आई इक्वल टू आर से, ये इंसिडेंट करेगी ना, रिफ्लेक्ट करेगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की आई है। वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता है गैप, फिर भी चलो कोई बात नहीं। एक टॉप से भी ले लेते हैं, बॉटम से ले लिए, इसे भी रिफ्लेक्ट करा देते हैं। रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे पहुंची है? आई पे। अच्छा एक बात बताइए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है, रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल? सिंपल सी बात है, आपको दिख रही है वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये इस तरफ है, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो इस तरफ है, दिख रहा है ना। तो इसका एक वर्चुअल इमेज बनेगा इस पॉइंट का, यहाँ पे पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे। आपको ये ड्राइंग पता है ना पहले से, तो हम लोग इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा इमेज बना लेंगे ऑब्जेक्ट का। एक वर्चुअल इमेज बनेगा।
क्लियर है? ये लाइट कहाँ से आई है? ये तो I इक्वल टू आर, अच्छा सॉरी, ये तो इंसिडेंट नहीं करवाए ना उसको, इसको भी इंसिडेंट करवा देते हैं। मान लो यहाँ पे ये है इंसिडेंट लाइट रे बाबू इस पॉइंट का, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ये इमेज नहीं बना है, ध्यान देना बाबू, ना ना ना, इस पॉइंट का इमेज इन दोनों लाइट रे की वजह से बनेगी, एक ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे जो कि यहां पे बना है। इस पॉइंट का जो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है, इस लाइट रे की वजह से और इस लाइट रे की वजह से, जो कि यहां बना है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे बना है ना रे। इस लाइट रे को, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहां पे है? यहां पे। इसको पीछे की तरफ जब एक्सटेंड किए तो ना इमेज बना यहां पे। क्लियर है? ड्राइंग क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा एक बात आप बताइए, कहां गया? हाँ चलो, सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी और क्या, अब इसको ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा इसमें। चलो, जैसे मान लेते हैं कि ये इसको दो ट्रायंगल में बांट देते हैं, ठीक है? आप बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? बोलो बोलो, करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, I इक्वल टू आर से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये साइड कॉमन है नहीं, और ये भी 90-90। वेरी गुड, हम तो डर ही गए थे, इतना जोर से बोलोगे रे, गुस्सा के बोलती है नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम कहाँ कुछ बोले। चलो एक ये हो गया, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल देखो। अच्छा ये ट्रायंगल ऐसे खूबसूरत नहीं बना है, फिर भी कोई बात नहीं। देखो एक ये वाला ट्रायंगल देखना बाबू, इस ट्रायंगल में अगर ये सेम होगा तो ये x, तो ये भी x होगा, ये साइड बराबर होगा। उसी तरह से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा, और ये साइड मान लो y, तो ये भी y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से तुम देखो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किए थे, पैरेलल है, बोलो यस। तो एक जरा ध्यान से देखो हम जो आपको बताना चाह रहे हैं। वैसे इसमें ज्योमेट्री कोई खास नहीं लगी है, नॉर्मल ज्योमेट्री लगी है। किसी को अगर समझने में आपत्ति होगी तो बोलिएगा, हम लिख भी देंगे। अब आप ये बताइए कि ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट देखो, ये और ये सेम होगा, ये x है तो ये भी x होगा, वेरी गुड। और ये वाला पार्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाला पार्ट अगर y है तो ये वाला पार्ट y होगा, कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। अब देखो ये जो पूरा पार्ट है, ये है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? यहां पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? बोल दो। ये पूरा का पूरा x प्लस y है ना, तो ये कितना है? x प्लस y मीन्स 2x प्लस y, यस और नो? ठीक है। और अब देखो यहां पे हाइट ऑफ, ये क्या है? मिरर वाला पार्ट है ना, नो? तो हाइट ऑफ मिरर कितना है? x प्लस वाई। क्या लग रहा है? पल्ले पड़ी कुछ? मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 2।
एक बार अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से देख लो, सिंपल ज्योमेट्री है। हाइट ऑफ मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है, ये मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ ऑब्जर्वर इटसेल्फ। ऑब्जर्वर अगर अपना पूरा इमेज देखना, इसको लिखना पड़ेगा क्या, आप समझ गए ना ये ज्योमेट्री, ठीक है ये, हाँ ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी पॉइंट को दोबारा समझाना हो तो बोलो, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो ये है ऑब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा मिरर है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये चीज देखना है कि इस मिरर के मिनिमम वो कितने हिस्से हैं जो इस पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कैपेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। लाइट रे को इस टॉप पे ले गए और जब ये इधर से गई तो ये रिफ्लेक्ट कर गई और एक लाइट रे को हम मिरर पे इंसिडेंट करा देते हैं। ये मिरर पे इंसिडेंट करा दिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, देखना बाबू, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया आई, तो आर से रिफ्लेक्ट भी कर दोगे, आई इक्वल टू आर से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारा, मान लो ए बी और मान लो ये सी है, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइट गई और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब बताइए, तो दो लाइट रे, एक लाइट रे इधर जा रही है और एक लाइट रे इधर जा रही है, दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और इसे भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो इस पॉइंट का इमेज हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो गया, ए पॉइंट का इमेज, ठीक है। उसी तरह से एक और बॉटम का भी इमेज बना लेते हैं। ये लाइट रे यहाँ पे गई, जिस डायरेक्शन से गई उसी डायरेक्शन से वापस लौट आई। अब एक लाइट रे को हम, ध्यान देना, देखो ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे इस पॉइंट से मिरर पे जा रही है, ठीक है। तो I इक्वल टू आर से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, चलो रिफ्लेक्ट कर गई। तो इस पॉइंट का एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, तो इसका इमेज बनेगा किधर, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करिएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करिएगा, इस पॉइंट पे इमेज बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। क्लियर है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन गया। अब देखो इस ऑब्जेक्ट, ये है, ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके जाती है ना, वो एक्चुअल में आई के पास जाती है, जो हमारी आंखें होती है ना उसके पास जाती है, खैर जो भी हो, ठीक है। ये सी डी मान लो है। अब देखो मिरर का पूरा पार्ट रिफ्लेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इन्होंने देखा आपने, मिरर का सिर्फ इतना वाला हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्शन कराने के लिए कैपेबल था, सिर्फ इतना वाला पार्ट, खैर जो भी, हमें इसी का लेंथ निकालना है। अब आप ये बताइए, आपको अगर आपने 10th पास किया भी है, आपको ज्योमेट्री आती है, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब हम ये कह रहे हैं ट्रायंगल ए सी, ये मान लो है एम एन ए सी एम, ठीक है, ए सी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी एम, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, होगा ना। ये साइड कॉमन, आई इक्वल टू आर, ये आपका ये 90 डिग्री, इस हिसाब से, हाँ उस हिसाब से जो होगा ए एम का वैल्यू ई एम के बराबर होगा, लेट कर लेते हैं एक्स। सिमिलरली लिखवा लिया ही तुम लोगों ने, वाह तुम लोग का टैलेंट देखो, कमाल। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आ जाओ। बी डी एन, ट्रायंगल बी डी एन इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी एन, ई डी एन, समझ पाए। इसको तो करना नहीं पड़ेगा कि ये भी करना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी आती है आपको। कैसे, आई इक्वल टू आर, ये साइड कॉमन, ये 90 डिग्री,
इस हिसाब से बी एन का वैल्यू ई एन के बराबर होगा। लेकिन ये मत मानिएगा कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो सकता है, ये ट्रायंगल ये सिमिलर हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, इसको मान लेते हैं वाई। क्लियर है? तो यहां से एक बात आपको समझ में आ गई कि ये वैल्यू अगर x होगा तो ये वैल्यू भी x ही होगा, ये वाला पार्ट। उसी प्रकार से ये वैल्यू अगर y है तो ये वैल्यू y हो गया। नो डाउट, नो डाउट। अब आप ये बताइए, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो mn का वैल्यू जो होगा, नौ ध्यान देना, mn का जो लेंथ होगा वही CD का लेंथ होगा, यस और नो? क्योंकि mn और ये जो क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है कि CM पैरेलल टू DN, यस और नो? और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, mn CN के बराबर होगा। अब बताइए हम लोग mn को क्या लिख सकते हैं? mn को me प्लस en लिख सकते हैं। अब बताइए, बोलो यस। me का वैल्यू क्या है? me का वैल्यू x है और en का वैल्यू क्या है? en का वैल्यू y है। तो ये mn आ गया, या mn इक्वल टू CD है तो CD x प्लस y आ गया। बताइए ये CD क्या है? ये CD है मिरर का साइज। देखो मिरर का पार्ट है नहीं, ये मिरर का हाइट है। क्लियर है? समझ पाए यहां तक? वेरी गुड। अब यहां पे ध्यान से देखो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए से लेके बी तक, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए बी का वैल्यू क्या होगा? यहां से लेके यहां तक x x y y x x y y, तो 2 ट्वाइस ऑफ x प्लस y चलेगा। अब बोलो ये जो CD है, ये CD क्या है? ये CD जो है, ये CD हाइट ऑफ मिरर है, हाइट ऑफ मिरर है। आ गया, कितना होगा? x प्लस वाई, हाइट ऑफ मिरर कितना? x प्लस वाई। आप ही देखो ना, हाइट ऑफ मिरर का ट्वाइस है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ मिरर का ट्वाइस है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या आप ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ मिरर जो है उसका आधा है ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब सॉरी, हाँ ये है ना, इसकी जगह पे क्या रखोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस द हाइट ऑफ मिरर, या हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ये बात समझ में आया? मतलब ए बी इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई है और सी डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो आप ये नहीं लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू सी डी, मतलब सी डी इक्वल टू ए बी बाय 2। और सी डी आपको पता है क्या है? सी डी क्या है? हाइट ऑफ मिरर है, और ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए अगला सिचुएशन ये है कि ऑब्जर्वर चाहता है कि वो अपने पीछे का जो हिंड वॉल है उसका पूरा का पूरा इमेज देखे, लेकिन ऑब्जर्वर खुद को बीच में रखना चाहता है। ठीक है, कंडीशन है जब ऑब्जर्वर बीच में ना हो तब वाला भी कंडीशन, आप ज्योमेट्री अगर सीख गए तो सब आ जाएगा। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना लिया और इस तरह से लाइट रे को ली है कि ऑब्जर्वर की आंखों में रिफ्लेक्टेड लाइट रे पहुंच पाए। नहीं मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू में आ जाए, ये वाला मेरा तो मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में। देखो ना, ये मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मिरर का फील्ड ऑफ व्यू है जितना हो सकता है, वो उस हिसाब से ड्राइंग किए हैं। और लाइट इसी मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट में लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर के आंखों में, ऑब्जर्वर के आंखों तक पहुंची है। क्लियर हो गया? ड्राइंग क्लियर है सबको? चलो एक काम करते हैं, हम लोग ज्योमेट्री लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कर ले? चलिए ठीक है। आप ये बताइए, सिंपल सी ज्योमेट्री पूछ रहे हैं आपसे। ये वाला लाइन को, ये जो नॉर्मल है इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, और ये वाला जो लाइन है इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट जो है, मान लो ये mn,
और ये मान लो CD इक्वल होना चाहिए, होता ही है, यही वाला पार्ट होगा। तो हमें ये पता करना है कि ये किस रेशियो में है। इसका क्या कर सकते हैं आप लोग, आइए करते हैं। यहां पे जरा देखो तो आप ये बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला जो पार्ट है, ये आप इसे सिमिलर कर सकते हैं? बताइए। बोलो बोलो। अगर ये हम क्या कह रहे हैं, समझना ध्यान से, ये वाली लाइट रे है और ये वाली लाइट रे है। ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ये है A डैश और ये है B डैश। अगर ये पूरा H है तो ये भी H होगा। आप हमें ये बताइए, ये ट्रायंगल कौन सा, C और ये मान लो O है ऑब्जर्वर, ट्रायंगल COD क्या सिमिलर होगा ट्रायंगल B डैश OA डैश के? यस और नो? होगा? बोलो। नहीं बोलोगे? एक काम करते हैं, MN है ना, CDE कर लेते हैं, और एक काम ये कर देते हैं, इसको ये कर दिए। दो पार्ट में करना पड़ेगा इसको, एक पार्ट से नहीं होगा, दो पार्ट में। इसका वैल्यू हम लेते हैं x और इसका वैल्यू ले लेते हैं y। देखो BCOE करते हैं, COE और BO, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं F, BOF, BOF, ठीक है, BOF। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर सिमिलर होगा तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे, यस और नो? तो आपके पास एक आ गया, कौन सा साइड, कौन सा साइड ले ले अच्छा रहेगा? एक ले लेते हैं इसको और एक ले लेते हैं हम लोग बड़ा वाला साइड, ताकि इस ट्रायंगल में भी ये वाला, हाँ ये साइड जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको इन्वॉल्व करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक ले लेते हैं CE, समझना बाबू, और CE बाय B डैश F इज इक्वल टू OE बाय OF, यस और नो? इक्वेशन 1। उसी तरह से इस ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। देखो एक मजे की बात बताते हैं आपको। आप ये बताइए, ऑब्जर्वर किस में है? बीच में है ना। ये जो डिस्टेंस है, अगर ये टोटल डिस्टेंस D है, ध्यान देना बाबू, ये टोटल डिस्टेंस D है, तो ये टोटल डिस्टेंस भी क्या होगा? D होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू? या इसको 2D मान लें, ये भी 2D होगा, यस और नो? तो ये ऑब्जर्वर तो मिडवे है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? D। बोलो। चलो समझ पाए? ऑब्जर्वर मिडवे है ना, टर्म कंडीशन था ना। तो CE का वैल्यू है, मान लीजिए हमारे पास x, CE का वैल्यू x, और B डैश F के बारे में नहीं पता, तो चलो B डैश F के बारे में नहीं पता, एक ही से हो जाएगा, चिंता मत करो। OE का वैल्यू क्या होगा? OE का वैल्यू D है, और OF का वैल्यू कितना है? O से F का वैल्यू 2D है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? आई बात समझ में? ओ सॉरी नहीं, D प्लस D होगा। अच्छा OF यहां से है ना, सॉरी, हाँ 3D होगा, वेरी गुड। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3D। D से D खत्म, वेरी गुड। अब आपका ये वैल्यू जो आया, क्या नाम था, B डैश F का वैल्यू कितना आया? 3x। क्लियर है? इसका वैल्यू आ गया आपका 3x। चलो अब एक काम करते हैं हम लोग,
सिमिलरली आप ये बता सकते हैं उसी तरह से ये जो वैल्यू है ये भी ट्रायंगल सिमिलर होगा और ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ही है एक तरह से। सिमिलरली y लिख सकते हैं a डैश f इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। कोई दिक्कत? a डैश f इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। काम बन गया। अब लास्ट स्टेप। अब बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा यहां पे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है? आप a डैश b डैश कह सकते हैं। a डैश b डैश, यस और नो? a डैश b डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज एक ही बात है, दोनों तो सेम ही होता है ना। चलो, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? a डैश b डैश का वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं b डैश f प्लस a डैश f। क्लियर? b डैश f का वैल्यू कितना है? b डैश f का वैल्यू है 3x और a डैश f का वैल्यू कितना है? 3y। दिख रहा है सबको? गुड। हम इसे कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y। चलिए, अब हाइट ऑफ मिरर कितना है? मिरर का हाइट जो है वो है कुल मिला के x प्लस y। क्या लगा? बोलो, समझ में आया मैटर? तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर नहीं, ऑब्जेक्ट बाय 3। कर सकते हो, एक बार अच्छे से देखो शिद्दत से, फिर बताओ क्या पल्ले पड़ा कुछ कि नहीं। इस पर क्लियर है ये वाला पॉइंट? मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट अपना खुद का इमेज मिरर में देखना चाहेगा तो मिरर का मिनिमम साइज ऑब्जेक्ट के साइज का आधा होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर अपने पीछे के हिंड वॉल का इमेज मिरर में देखना चाहता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को खुद को बीच में रखेगा तो हिंड वॉल का जितना भी साइज है उसका कम से कम बाय 3 होना चाहिए मिरर का साइज। ये बात क्लियर हो गई? अब तुम्हारे मन में सवाल क्या आएगा कि सर ऐसा जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को बीच में ही रहना पड़े? कोई जरूरी नहीं है। अगला सवाल आपको हम देते हैं, उसमें आपको खुद ज्योमेट्री लगानी है, खुद तामझाम करना है और रिजल्ट बताना है। सवाल क्या है नोट करती, क्वेश्चन क्या है वो समझा देते हैं हम आपको। ये होमवर्क रहेगा, ट्राई करिएगा आप लोग। ऑप्शन ए बी सी डी बताइएगा क्या है। फाइंड दी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required to see full image of hand wall of height कैपिटल H। ठीक है, एक हिंड वॉल है। हाँ, यहां पे ये है कि नो मैटर पोजीशन ऑफ वेयर ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड। ऑब्जर्वर इज मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जर्वर बीच में है, बीच वाला तो मैटर लेना ही नहीं कि बीच बगल कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सवाल ये है, एक बार समझ लो। ये मिरर है और यहां पे ऑप्शन भी देंगे ना, तो बता देते हैं क्या है। ये है हिंड वॉल, ठीक है, ये आपका हिंड वॉल है, वॉल, ये मिरर। अब इसके बीच की दूरी कितनी है हमें नहीं पता, तो कुछ ना कुछ हिंड वॉल और मिरर के बीच की दूरी होगी ना बाबू। कहा यह गया है कि ये दूरी ऑब्जर्वर मान लो यहां पे कहीं है, तो हिंड वॉल से ऑब्जर्वर की दूरी दे दी गई है a और ऑब्जर्वर से मिरर की दूरी दे दी गई है b। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, a प्लस बी। और ऑप्शन इसी टर्म में दे रखा है। ऑप्शन क्या है आपका पहला, कौन सा, कि AH बाय 2A प्लस बी, BH बाय
2a प्लस बी, और तीसरा AH बाय 2b प्लस a, एंड फोर्थ वन इज BH बाय 2b प्लस a। अब इनमें से कोई एक आंसर है आपका, सॉल्यूशन बताइए, करिए, बुद्धि लगाइए थोड़ा। सवाल समझ गए? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।